ये पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा है दक्कन ट्रैप पठार। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जिसमें लिखा है टर्सरी काल, दूसरा लिखा गया है पर्मियन काल, सी दिया है क्रिटेशियस और डी दिया है ट्रियासिक। यहां पर ट्राइसिक लिखा हुआ है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो दक्कन ट्रैप है, देखिए ये जो दक्कन ट्रैप है, सबसे पहले इसके विषय में आप जान जाइए। दक्कन ट्रैप को ही हम लोग क्या कहते हैं? दक्कन पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन पठार कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको ये मालूम हो गया। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, ये जो दक्कन पठार है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार है। ये बातें आप लोग जान जाइए। भारत का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो आप बताएंगे लद्दाख पठार है। जबकि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है तो आप बताएंगे दक्कन का पठार है। और मित्रों आपको बता दे कि ये जो दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कहां पर स्थित है? भारत के अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। भारत के अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यह दक्कन पठार स्थित है। अगर मैं आपको बता दूं तो यह जो दक्कन का पठार यह कई पठारों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें कर्नाटका का पठार है। किसका पठार है? कर्नाटका का पठार है, कर्नाटक पठार है। इसी में तेलंगाना पठार है। इसी में क्या है? तेलंगाना पठार है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहां पे कर्नाटका का पठार, तेलंगाना पठार और महाराष्ट्र की जो उच्च भूमि है ये सभी इसमें शामिल है। ये सभी मिलकर के दक्कन पठार का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दक्कन के पठार का सर्वाधिक जो विस्तार है ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। इसको जानते रहिए। और महाराष्ट्र राज्य में ही काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और बातें यहां पर अब मैं बताने का प्रयास करने जा रहा हूं। आप यहां पर देखिएगा, आपको मैं बता दूं यहां पर एक काल था, उस काल का नाम है क्रिटेशियस काल। क्या नाम था? क्रिटेशियस काल है। क्रिटेशियस काल के विषय में बताया जाता है कि इस काल में ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन हुआ था, अर्थात फिशर इरप्शन ऑफ वोल्केनो हुआ था। ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन, आप देखिए ज्वालामुखी का जो दरारी उद्भेदन हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन यानी दरारों के माध्यम से लावा निकला था। दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप जो लावा निकला, उस लावा के जमने से ही इस पठार का विकास हुआ है। और इसीलिए दक्कन के पठार को एक और नाम दिया जाता है, लावा पठार। तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्रिटेशियस हो जाएगा। मित्रों यहां पर एक क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कई क्वेश्चन बताने का प्रयास किया, तो आप यह समझ गए होंगे कि जो दक्कन का पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है, क्रिटेशियस युग में निर्मित हुआ। और यहां पर आपको काली मिट्टी मिलती है। और आपको बता दें कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रायद्वीपीय भाग में फैला हुआ है। चूंकि लावा से निर्मित है इसलिए इसे लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जितना अधिक शेयर करेंगे उतने ही अधिक लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज और है, यहां पर अभी हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, लेकिन जब आप हमारा बैच करेंगे, जब हमारे आप डिटेल बैच में पढ़ेंगे तो आपको बता दूं इन चीजों के विषय में मैं बहुत ही विस्तृत और गहनतम अध्ययन में आपको कराऊंगा। और आप देखेंगे कि आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है। आप यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी यहां पर 3 कथन दिए गए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट को हमें देखना है, सही की पहचान कीजिए। यानी इसमें कौन सा कथन सही है, इन बातों पर हमें ध्यान देना है और कूट विधि के द्वारा हमें यहां पर बताना है क्या सही है। यहां पर पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। आप सभी को पता है कि जो हमारा महान हिमालय है, ये महान हिमालय पश्चिमोत्तर से लेकर पूर्व तक, यानी कि नंगा पर्वत से लेकर के
आपके नामचा बरवा तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, अर्थात यह अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। यह एक लंबाई में फैला हुआ है और चापाकार रूप में फैला हुआ। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, सही हो जाएगा। अब आप देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो दिया है निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ घाटियों के लिए जाना जाता है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, जो निम्न हिमालय है वो निम्न हिमालय कभी भी यहां पर व्यापक नहीं है। वो दोनों की अपेक्षा, अगर मैं मध्य हिमालय की बात करूं या फिर मैं आपके महान हिमालय की बात करूं, तो उन दोनों की अपेक्षा ये काफी कम व्यापक है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है या इसका जो क्षेत्र है वो पंजाब में पोटवार पठार से लेकर के असम घाटी तक फैला हुआ है। ठीक है, तो वहां तक ये फैला हुआ है, तो इस वजह से इसकी व्यापकता तो नहीं है, अर्थात ये पॉइंट इसका गलत हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर लिखा है शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि हिमालय पर्वत का जो विकास हुआ है वो देखिए कई कालों में हुआ है। इसमें इयोसिन है, इसको याद रखिएगा। इयोसिन में आपका ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, ओलिगोसिन में आपके महान हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ओलिगोसिन में आपके महान हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसिन में आपके मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, म से मध्य, म से मायोसिन। और इसके बाद प्लायोसिन में आपके शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। इसका यह मतलब है कि प्लायोसिन में शिवालिक श्रेणी बना है, इसलिए हिमालय क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपका यह सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो तीसरा कथन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो सी ऑप्शन पहला और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट हमारे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मित्रों आपका सहयोग होना नितांत आवश्यक है। यदि आपका सहयोग होगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और आपके सहयोग की, आपके योगदान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आप लोग फटाफट एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं उन ग्रुप में भी आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि लगातार यहां पर जो शेयर होता रहेगा इससे लगातार वीडियो को लोग देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग कमेंट करके ये बता दें कि क्या आप लोगों को क्वेश्चन का जो डिटेल मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है, क्वेश्चन का जो डिटेल मैं बता रहा हूं वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक बार आप सभी लोग यहां पर, जितने भी लोग यहां पर लाइव हैं, एक बार कमेंट करके बता दें कि जो मैं डिटेल बता रहा हूं वो डिटेल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं और आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहां पर निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? यहां पर ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कुर्सेला, बी दिया गया है वैशाली, सी दिया गया हाजीपुर, डी दिया गया है जमालापुर और ई दिया गया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग ऑप्शन पे आने से पहले सबसे पहले कोसी नदी के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले कोसी नदी के विषय में जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अफसर जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। आप लोग का सहयोग मिलता रहे वही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग यहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार कमेंट करते रहिएगा। चलिए हम लोग कोसी नदी के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और फिर अपने ऑप्शन पे आते हैं। तो देखिए मित्रों, आपको मैं बता दूं, ये जो कोसी नदी है ये गंगा की एकमात्र ऐसी बड़ी सहायक नदी है जो सर्वाधिक अपना मार्ग परिवर्तित करती है। यानी यह सर्वाधिक अपना मार्ग क्या करती है, परिवर्तित करती है। सर्वाधिक अपना मार्ग क्या करती है, परिवर्तित करती है। और जब परिवर्तित करती है तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये आप जानते हैं कि बिहार में इनकी वजह से प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी तो लोगों में जनधन की हानि होगी। जब जनधन की हानि होगी लोग दुखी होंगे। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को। और जो कोसी नदी है वो नेपाल में स्थित एक पर्वत है गोसाई थान। कहां से निकलती है,
गोसाई थान पर्वत से निकलती है और आ करके ये पटना के आगे आप देखेंगे तो कुर्सेला नामक स्थान पर यह गंगा नदी से मिल जाती है। इसे अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें तो इसे अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका कुर्सेला होगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है, चलिए अब हम लोग, बिहार का शोक कहा जाता है। बिल्कुल मोहम्मद अफसर जी, बिहार का शोक इसे कहा जाता है। यहां पर और लोग लाइव नहीं है, बिल्कुल अफसर जी थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर और भी यहां पर आप जितना अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक हम लोगों का उत्साहवर्धन होगा। तो फटाफट आप शेयर करते जाइए और हम यहां क्वेश्चन का आंसर आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल समझ में आ रहा है ना? बस डिटेल की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं, बाकी आंसर तो दे ही रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। यानी कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वैसे आप देखते हैं तो अगर कहा जाता है जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिर आपका चाहे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे आपका नागालैंड हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, इन सब क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। इसका मतलब यहां पर जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके तहत मैं आपको और भी बता देता हूं कि पश्चिमी घाट को यहां पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इन चीजों को भी जानते रहिए कि सह्याद्री किसे कहा जाता है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। यहां पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। और कल के सेशन में जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें आया था आपका इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जबकि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें प्रमाणिक तौर पर 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं। और एक चैनल है जिसे हम लोग 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। इन चीजों को भी आप लोग यहां पर जानते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या होता है। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। यहां पर अगर हम विस्तार की बात करें, परसेंटेज की बात करें तो जानते हैं आप मिजोरम में सबसे अधिक है, लेकिन 75% से अधिक नहीं है पूछ रहा है। इन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा कि इनका विस्तार 75% से अधिक नहीं है, यानी कि उससे कम है, यानी कि उससे कम है या उसके बराबर है। तो ऐसा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश, यहां क्षेत्रफल तो ज्यादा है लेकिन परसेंटेज यहां पर कम है। तो आपका जो वन क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में 75% से कम है, जबकि मिजोरम वगैरह में आपके ये जो क्षेत्र है वो बढ़ जाते हैं प्रतिशतता की दृष्टि से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पर तुस्माल पल्ले खदान। एक खदान का नाम दिया गया है तुस्मान पल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, जिसे सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है। अभी देखिए कल का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि यूरेनियम के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कजाकिस्तान है, और इसके बाद आपका कनाडा है, और इसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया बताया था। उसी से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि तुस्माल पल्ले जो खदान है यह कहां पर स्थित है और यह कैसी खदान है, यूरेनियम का भंडार है। तो आपको बता दें जब पल्ले, नल्ला मलाई इस तरह के जब शब्द आते हैं तो वो आपके आंध्र प्रदेश में होते हैं। कहां पे होते हैं? आंध्र प्रदेश में होते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए आंध्र प्रदेश इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हो गया आंध्र प्रदेश।
तुस्माल पल्ले जो खदान है ये यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। आपको पता है यहां पर एक करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश राजभाषा के आधार पर 1953 में बनने वाला सबसे पहला भारतीय राज्य था, जिसकी राजधानी करनूल है। जिसकी राजधानी क्या है? करनूल है। ये आप जानते हैं, ये पहली राजधानी इसकी थी। और आपको बता दें यहां पर करनूल आपने देख लिया, इसके बाद आप देखिए 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को यहां पर आप देखेंगे यह आंध्र प्रदेश टूट गया और एक अलग राज्य बन गया, उसका नाम है तेलंगाना राज्य। और जो तेलंगाना राज्य है जब बना तो उसकी जो संख्या थी वो 29वें राज्य के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, तो तेलंगाना की जो वर्तमान राजधानी है वो हैदराबाद है और अमरावती किसकी राजधानी है? आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसको याद रखिएगा। ये पीसीएस, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या प्रस्तावित है, तो 2020 में ये प्रस्तावित हुई है अमरावती। ठीक है, और जो सबसे पहली राजधानी थी वो करनूल थी, उसके बाद हैदराबाद हुई और उसके बाद तब जाकर के अमरावती हुई। तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स है 2 जून 2014। ये इस दिन ही क्या हुआ था? ये तेलंगाना आपके आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था और एक 29वें राज्य के रूप में परिणत हुआ था। ठीक है मित्रों, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये जो अगला क्वेश्चन है यहां पर देख सकते हैं, लिखा है जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, जो जवाहर सुरंग है आप जानते हैं कि किस दर्रे में स्थित है, तो ये आपको बताना है। यहां पर ऑप्शन दिया सिपकिला दर्रा, बी ऑप्शन दिया बनिहाल दर्रा और सी ऑप्शन दिया बड़ा लारचा दर्रा और डी ऑप्शन दिया रोहतांग दर्रा। तो सबसे पहले यहां पर हम ये बता दें कि जो सिपकिला दर्रा है ये भी जान जाइए, ये कभी कभी एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है। जो सिपकिला दर्रा है ये आपके एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में है। जो बनिहाल दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा ये कहां है? ये आपके जे&के यानी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जे&के जम्मू कश्मीर में है। बड़ा लारचा दर्रा अगर आप देखेंगे, बड़ा लारचा दर्रा देखेंगे तो ये भी आपका एचपी हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रा देखेंगे तो रोहतांग दर्रा भी आपका कहां है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। यानी जो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, यहीं पर आपका क्या है? यह जवाहर सुरंग है। कहां पर है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर बना हुआ है। एक वस्तु का भार, अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा गया है और फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 यन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? आपको पता है कि चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 1/6 होता है, यानी पृथ्वी का 1/6 होता है। यानी पृथ्वी पर अगर कितना है? 100 यन है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? ये हो गया 100 यन अपॉन 6 हो जाएगा। और 6 से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां पर 96 यहां पर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा? तो 16 छक्का 96 होता है, यानी 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 16 छक्का 96 हो गया, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है, 96 हो गया, यहां 4 हो गया, दशमलव लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, 6 18 6 24 56 30 6 36, यानी लगभग 16.6 आएगा। तो 16.6 और उसके अभी कुछ आएगा तो कोटिमान विधि से यहां पर आप लगा सकते हैं 16.67 यन हो जाएगा। ये चंद्रमा पर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा चंद्रमा पर 1/6 होता है पृथ्वी का। तो इस प्रकार अगर पृथ्वी पर 100 यन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 100 यन बटा 6 हो जाएगा। इसी को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 16.67 आ रहा है। ठीक है, 16.7 आ रहा है, इसको आप लगा देंगे डी आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सौरमंडल से रिलेटेड पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। यहां पर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये चमकदार क्यों है इसके विषय में भी जान जाइए। देखिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा क्या है? सूर्य है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह क्या है? बुध है। और बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है, यानी वीनस आता है ना? आता है ना? तो अगर हम लोग कहें कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो हम बताते हैं वीनस है, सबसे गर्म ग्रह है।
लेकिन यहीं पर प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों गर्म है जबकि नजदीक आपका बुध है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बुध ग्रह के वायुमंडल में आपके हाइड्रोजन होता है, जबकि आपका जो वीनस ग्रह है, जो आपका शुक्र ग्रह है, इसमें एक्टिव वैल्केनिक इरप्शन ज्यादा होता है, सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या ज्यादा है। इस वजह से इनके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता है, जो सूर्य की किरणों को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करती है। इस वजह से यह दूसरे नंबर पे होने के बावजूद भी सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद अफसर जी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, यहां पर डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यह पता चल गया कि क्यों यह गर्म है, क्यों यह चमकीला है। क्लियर हो गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहां पर ऑप्शन दिया है हिमालय, बी ऑप्शन दिया आल्प्स, सी ऑप्शन दिया रॉकी और डी ऑप्शन दिया हिंदू कुश। मित्रों यहां पर वैसे तो एंडीज होता है, लेकिन एंडीज के बाद जो पर्वत होता है उसको मैं यहां पर बता दूं तो आपका रॉकी होता है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि सपोज करिए ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये मैक्सिको हो गया, यहां पर मैक्सिको हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक फिगर के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करता हूं। ये कैलिफोर्निया हो गया, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये फिगर है, ये आपका रफली फिगर है, इसको आप जान जाइए। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? इस पर्वत श्रेणी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? रॉकी पर्वतमाला कहते हैं। यहां पर एक पर्वत श्रेणी विद्यमान है, इसे रॉकी पर्वतमाला कहते हैं। यह एंडीज के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसे हम लोग रॉकी पर्वतमाला कहते हैं। और आप देख लीजिएगा यहां पर ये जो रॉकीज पर्वतमाला है, कभी कभी पूछ देता है कि यह किस क्रम का पर्वत है। तो आपको बता दूं मित्रों, यहां पर अगर इसके क्रम की बात अगर किया जाए तो ये जो क्रम है, इसका जो क्रम है ये टर्सरी काल में निर्मित हुआ। कब निर्मित हुआ? टर्सरी काल में निर्मित हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। यानी हिमालय के साथ साथ रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत और आपके अफ्रीका के एटलस पर्वत का जो विकास हुआ है वो टर्सरी काल में हुआ है। ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, इसको भी आप जानते रहिए। नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्डेड माउंटेन इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका रॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉकी हो जाएगा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। और यह टर्सरी काल का है, इसीलिए इसे नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, नवीन वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने देख लिया है। तो ये मैंने केवल एक डायग्राम बना के आपको बताया है, ये बातें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है। विश्व का सबसे शुष्कतम रेगिस्तान ये पूछा गया है, सबसे शुष्कतम रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, अब आप देखिए, फिर यहां पर अभी आपने उत्तरी अमेरिका देखा, अब आप दक्षिणी अमेरिका देखिए। दक्षिणी अमेरिका का जो फिगर है इस तरीके से दक्षिणी अमेरिका है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। यहीं पर चूंकि जगह नहीं है मेरे पास, इस वजह से यहां पर मैं हल्का सा बना देता हूं, आप इसको समझ लीजिएगा। यहां पर ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका है। और दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो यहां पर आपको कई देश दिखाई पड़ेंगे, मैं उन देशों को भी यहां पर इंडिकेट करना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, यहां पर चिली स्थित है, यहां पर आपका बोलिविया स्थित है, यहां पर आपका पैराग्वे स्थित है, यहां पर आपका उरुग्वे स्थित है, यहां पर इक्वाडोर स्थित है, यहां पर आपका एक देश स्थित है, उसे कोलंबिया कहते हैं, इसे कहते हैं वेनेजुएला, फिर इसके बाद आपका गुयाना, फिर इसके बाद सूरीनाम, फिर इसके बाद फ्रेंच गुयाना, और आप देखेंगे यहां पर आपका ये ब्राजील हो जाएगा। तो ये आप जो देश देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका नहीं बल्कि दक्षिणी अमेरिका का देश है। और यहीं पर आप देखेंगे चिली में जहां से गुजरती है एक रेखा, कौन सी रेखा? ये रेखा है आपकी मकर रेखा। कौन सी रेखा है? आपकी मकर रेखा है। तो मकर रेखा जहां से गुजरती है यहीं पर आपका एक क्या स्थित है? एक मरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल को हम लोग कहते हैं आटाकामा। क्या कहते हैं? आटाकामा। और जो आटाकामा मरुस्थल है ये चिली देश में स्थित है और ये मकर रेखा यहां से होकर गुजरती है। और साथ में जानिए यह विश्व का सबसे
शुष्कतम मरुस्थल है, सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो इस फिगर के माध्यम से जब आप देखेंगे तो आपको बेहद सटीक जानकारी मिल जाएगी कि क्या सही है। चिली, और आपको बता दो चिली देश है, यहीं पर तांबे का उत्पादन ज्यादा होता है। किसका होता है? तांबे का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांबे की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहां पर अगला जो क्वेश्चन, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में स्थित है? यह पूछा है, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या में लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो आपको बता दें, कनाडा एक ऐसा देश है जो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आप देख सकते हैं यहां पर, जब मैंने आपको बनाया था उत्तरी अमेरिका, तो आप यहां पर देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में यहां पर एक देश है, इस तरह से यहां पर एक देश है, इसको हम लोग कनाडा कहते हैं, और इसी कनाडा में सबसे अधिक बांध पाए जाते हैं, सबसे अधिक बांध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। कनाडा के विषय में मैं आपको और बता दूं तो कनाडा में ही एक स्थान है, उसे हम लोग मॉन्ट्रियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल कहते हैं। और मित्रों यहीं पर एक प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 में, जिससे कि हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसी प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत के संरक्षण के लिए नियम कायदे कानून बनाए गए थे। और चूंकि यह प्रोटोकॉल 16 सितंबर को हुआ था, इस वजह से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। और भी बातें मैं आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो कनाडा है वह रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसको हम लोग कहते हैं रुक्चिसबाभा। रुक्चिसबाभा का मतलब होता है रूस होता है, क से कनाडा होता है, च से चीन होता है, स से संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, स से क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका होता है। रुक्चिस, बा से ब्राजील होता है, ब्राजील होता है। फिर इसके बाद आपसे आ से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद भारत हो जाएगा, और इसके बाद अर्जेंटीना हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहां पर जो कनाडा आप देख रहे हैं, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इन चीजों को भी जानने का प्रयास आप लगातार करते रहिए। ठीक है, चलिए कुछ रॉबेल जी आ गए मेरी। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर हमने यहां पर काफी कुछ डिटेल आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये सभी लोगों को पता है, नाइट्रोजन गैस है। क्या है? नाइट्रोजन गैस है। कितना होता है? 78% नियर अबाउट होता है। और आपको बता दे, यही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पूरे वायुमंडल का 99% भाग बनाते हैं। इसको याद रखिएगा, पूरे वायुमंडल के सभी गैसों का 99% भाग कौन बनाता है? तो नाइट्रोजन बनाता है, और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं। तो 78% आपके नाइट्रोजन होते हैं और 21% आपके ऑक्सीजन होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्रॉल एक प्रकार की निर्मित संरचना है। यानी पूछा है कि क्रॉल है, ये क्या है? एक संरचना है। तो संरचना कहां पाई जाती है, किसके लिए पाई जाती है, इन चीजों के विषय में यहां पर पूछा गया है। तो क्रॉल क्या है जान जाइए। क्रॉल एक घर है। क्रॉल क्या है? एक आवास है। इसको आप आवास कहिए या घर कहिए, कुछ भी कहिए, आलय कहिए, आवास है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? घर कह सकते हैं। ठीक है, कहां पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आपको बता दें, अभी मैंने आपको एक फिगर दिखाया था, दक्षिण अमेरिका का फिगर दिखाया था। आप इस फिगर को देख सकते हैं। यह दक्षिण अमेरिका का फिगर प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने स्क्रीन पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसी दक्षिण अमेरिका में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि ये ब्राजील जो देश देख रहे हैं, यह विश्व का कहवा उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश माना जाता है। सबसे बड़ा देश माना जाता है कहवा उत्पादन के क्षेत्र में। और यहीं पर जो कहवा बागान पाए जाते हैं उसे फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। तो यहां पर एक जनजाति पाई जाती है, उसे बोरो जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरो। बोरा मत कह दीजिएगा, बोरो।
बोरा एक वायु है, बोरा क्या है, एक वायु है, स्थानीय वायु है, और बोरो क्या है, एक जनजाति है, इसको याद रखिएगा। तो ठीक है, तो यहां दक्षिण अमेरिका में जो जनजातियां हैं उनका जो निवास स्थान होता है, उनके निवास स्थान को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉल कहते हैं। लेकिन यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर चूंकि क्रॉल पूछा गया है तो दक्षिण अमेरिका यहां पर नहीं आएगा, यहां पर जो आएगा आपका दक्षिण अमेरिका नहीं बल्कि अफ्रीका आएगा आपका। तो ये आपका जो अफ्रीका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका दिया है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने अफ्रीका बताया है, हमने क्या बताया है, हमने अफ्रीका बताया है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अफ्रीका आपका यानी दक्षिण अफ्रीका जो क्षेत्र है ये सही है। और दक्षिण अफ्रीका में कौन सी जनजाति निवास करती है, दक्षिण अफ्रीका में एक देश है, वहां पर आप देखेंगे उसी के ऊपर बोत्सवाना देश है, और बोत्सवाना देश में एक जनजाति निवास करती है, उसे बूशमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, बूशमैन कहते हैं। तो इस प्रकार की जनजातियों के लिए यहां पर क्रॉल नामक एक संरचना है, एक घर है जहां पर ये जनजातियां निवास करती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि यहां पर इतने क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे जो आपके 65 बीपीएससी में पूछे गए हैं।